नमस्कार। आपका अखबार के संक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। तुलसीदास जी का ये कथन पहले भी 2-3 बार आपको बता चुका हूं, आपसे साझा कर चुका हूं। आज फिर उसकी ज़रूरत है। नवनि नीच कै अति दुखदाई, जिमि अंकुश धनु उरग बिलाई। जो लोग अवधि नहीं समझते हैं उनके लिए बता दूं कि इसका मतलब है कि नीच व्यक्ति अगर झुके, अगर विनम्रता दिखाए तो समझिए कि खतरा है। जैसे अंकुश जिससे महावत हाथी को चलाता है, उसके हाथ में आपने अंकुश देखा होगा। धनु यानी धनुष, धनुष पर जब प्रत्यंचा चढ़ाई जाती है तो तीर बहुत दूर तक जाता है, तो वो हमला करने का संकेत होता है। उरग यानी सांप, सांप भी अटैक करने से पहले झुकता है, फिर जो है अटैक करता है। और बिल्ली, बिल्ली भी नीचे से जंप लेती है, ऊपर जो है आक्रमण करती है। पहले झुकती है, फिर जो है छलांग मारती है। तो इसी तरह से गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि जब नीच व्यक्ति झुके तो सावधान हो जाना चाहिए। तो अब सवाल ये किस संदर्भ में कह रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ आज चीन के संदर्भ में, चीन भारत संबंध के संदर्भ में। अभी अभी मैंने पढ़ा एक छोटा सा बयान चीन के राजदूत का जो भारत में है। उन्होंने याद दिलाया भारत को कि चीन और भारत के सदियों से कितने गहरे सांस्कृतिक संबंध हैं। तो मुझे सुनकर थोड़ी हंसी भी आई और चिंता भी हुई। हंसी इसलिए आई कि भाई चीन को ये कब पता चला कि भारत और चीन के सांस्कृतिक संबंध हैं सदियों से। जब 62 में हमला किया था, जब 59 में भारत की ज़मीन पर कब्जा किया, उसके बाद जब डोकलम किया, गलवान किया, और उसके अलावा बीच बीच में जब वो अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बताता है, जब भारत के और कई हिस्सों पर अपना दावा जताता है, जब भारत के नॉर्थ ईस्ट के लोगों की चीन यात्रा के समय उनको परेशान करता है, उनको प्रताड़ित करता है, तब उसको ये सब बातें याद नहीं रहती। तो सवाल ये है कि चीन क्यों झुक रहा है, भारत से झुकने का कारण क्या है। मैं गलवान में जो हुआ उसकी बात नहीं करूँगा। गलवान से चीन को समझ में आ गया कि सैन्य शक्ति के बल पर भारत को झुका नहीं सकता। भारत अगर अपनी पर आ गया तो चीन पर भारी ही पड़ेगा। पहले डोकलम से, फिर गलवान से चीन को समझ में आ गया था। लेकिन अभी वो सैन्य शक्ति की बात नहीं करेंगे, आज बात करेंगे आर्थिक शक्ति की। ये बात निर्विवाद रूप से सही है कि चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अब आप देख रहे हैं जो कुछ हो रहा है दुनिया में, ख़ास तौर से ये ट्रम्प टैरिफ का जो टेंट्रम शुरू हुआ है, या टैरिफ वॉर जो शुरू हुई है, उस परिस्थिति में देखिए, भारत और चीन को देखिए। तो जो लोग भारत के साथ आ रहे हैं, भारत की यूरोपियन यूनियन से एफटीए हो गया, भारत का इंग्लैंड से हो गया, न्यूजीलैंड से हो गया, ओमान से हो गया, और कई देशों से हो गया, और कई देशों से होने वाला है। और भारत और अमेरिका की ट्रेड डील की घोषणा हो गई है। इस पर दस्तखत मार्च तक हो जाएंगे। अब एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि इस समय अमेरिका चीन से $500 बिलियन के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण खरीदता है। और ये कोई हाईटेक उपकरण नहीं है, छोटे मोटे उपकरण हैं, मॉडेम जैसे इस तरह के इक्विपमेंट हैं। उसका बड़ा कारण ये, ऐसा नहीं कि चीन के पास इसकी टेक्नोलॉजी बहुत उन्नत किस्म की है, बहुत एडवांस्ड है। चीन का माल सस्ता पड़ता है, लेबर कॉस्ट सस्ती है। अब वो स्थिति बदल रही है, चीन में लेबर कॉस्ट बढ़ रही है। तो भारत और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड डील हो रही है, उससे अगर भारत को उस 500 में से $100 बिलियन का भी ऑर्डर मिल जाए तो चीन के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। एक बात। दूसरा, एपरल्स, लेदर, और उसके अलावा और ऐसी कई चीज़ें हैं जिनमें भारत और चीन कॉम्पिटिटर हैं। अब भारत के सामने अमेरिका की $30 ट्रिलियन की इकॉनमी खुल रही है। उसके अलावा यू से जो डील हुई है, उसके बाद दुनिया की जो कुल जीडीपी है, उसकी 1/4 जीडीपी जो है यूरोपियन यूनियन के जो 27 देश है, भारत है, उनकी बन जाएगी। वो बाज़ार खुल रहा है। तो समस्या क्या है? ये तो भारत का दूसरे देशों से संबंध है। दूसरे देशों को भारत में इन्वेस्टमेंट या भारत के लिए अपना बाज़ार खोलने में और भारत के बाज़ार में आने में उनको लग रहा है फ़ायदा। ये म्यूचुअल बेनिफिट का जो है वो सौदा हो रहा है।
चीन के लिए समस्या ये है, चीन के लिए थोड़ी बेइज्जती की भी बात है। चीन अपने को दुनिया की मैन्युफैक्चरिंग की फैक्ट्री बताता है, और वो है भी, इसमें कोई शक नहीं है। जितने बड़े पैमाने पर मैन्युफैक्चरिंग होती है चीन में, किसी और देश में नहीं होती है। तो बाकी देशों को स्वाभाविक रूप से चीन की तरफ जाना चाहिए था, लेकिन न तो अमेरिका जा रहा है, न तो यूरोपियन यूनियन गया, न इंग्लैंड गया, न न्यूजीलैंड गया, और न ही ओमान गया, और कई देश, या खाड़ी के देशों की बात कर लें तो उनमें से भी कोई नहीं गया। तो चीन के लिए निश्चित रूप से चिंता की बात है। ये मोमेंट जो है, इसकी तुलना जो की जा सकती है अगर किसी और अवसर से, तो वो 2001 में जब चीन ने तय किया कि वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में शामिल होगा। वहाँ से अगर आप देखिए 2001 से, तो चीन की इकॉनमी ने जो छलांग लगाई, बहुत लंबी और बहुत ऊंची छलांग लगाई, और वो दुनिया की फैक्ट्री बन गया। ये ठीक है कि अमेरिका ने बहुत मदद की, यूरोप ने मदद की, बाकी देशों ने जो है अपनी मैन्युफैक्चरिंग को आउटसोर्स किया चीन से। अब चीन के सामने चुनौती क्या है? चीन के सामने चुनौती है वो कोरोना के समय से ही शुरू हुई, चीन +1 की। कोरोना के समय लोग जब सप्लाई चेन पूरी तरह से डिस्टर्ब हो गई, तो दुनिया के देशों को ये महसूस हुआ कि एक देश पर निर्भरता ठीक नहीं है। तो उसके बाद जो है चाइना +1 की बात होनी चाहिए कि चाइना से जो फैक्ट्रीज दूसरे देशों की गई हैं या दूसरी देशों की कंपनियों ने लगाई हैं, वो निकलकर बाहर जाएं। उसके लिए जो अवसर हैं उन कंपनियों के लिए, वो भारत, वियतनाम, साउथ कोरिया, इस तरह के देश हैं। अब भारत बहुत अट्रैक्टिव बन गया है। भारत ने जिस तरह से अपने यहाँ इकोनॉमिक रिफॉर्म किए हैं, भारत का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जिस तरह से बढ़ रहा है, और सबसे बड़ी बात कंजम्पशन। भारत के पास जितनी बड़ी संख्या में कंज्यूमर है, दुनिया में किसी देश के पास नहीं। और ये कंज्यूमर ऐसा है जो युवा है, जो एस्पिरेशनल है, जो अपनी जीवन शैली बदलना चाहता है, अपना जीवन बदलना चाहता है, अपना जीवन स्तर उठाना चाहता है। उसको नई नई चीज़ों की ज़रूरत है। वो कमाता भी है, खर्च भी करता है, और वो निवेश भी करता है। तो चीन के लिए चिंता की बात यह है कि ये चाइना +1 अगर इस अभियान ने जोर पकड़ा, तो उसका सबसे बड़ा फ़ायदा भारत को होगा। अभी तक जब तक यूरोपियन यूनियन से, इंग्लैंड से और अमेरिका से ट्रेड डील नहीं हुई थी, तब तक इसको लेकर शंका थी लोगों के मन में कि भारत को इसका फ़ायदा मिलेगा कि नहीं, मिलेगा तो कितना मिलेगा। लेकिन अब ये पक्का हो गया कि भारत को फ़ायदा मिलेगा। अब सवाल ये है कितना, और कितना का जवाब इससे मिलेगा कि भारत की तैयारी कितनी है। भारत की तैयारी का मतलब है हम मैन्युफैक्चरिंग के स्केल को किस लेवल तक ले जा सकते हैं, और अपने मैन्युफैक्चरिंग की गुणवत्ता को कितना बढ़ा सकते हैं। तो चीन को इसलिए याद आ रहा है। भारत और चीन के बहुत पुराने संबंध हैं, सांस्कृतिक संबंध हैं, दोनों सिविलाइजेशनल कंट्रीज़ हैं। ये सब बातें भारत पर आक्रमण करते हुए, भारत के भूभाग पर कब्जा करते हुए उसको याद नहीं आई। पाकिस्तान को, यहाँ तक कि ऑपरेशन सिंदूर के समय भी हथियार देते हुए चीन को ये याद नहीं आया। अब चीन को समझ में आ रहा है कि पाकिस्तान से उसे कुछ मिलने वाला नहीं है, पाकिस्तान को उसे देना ही है, और उसके बदले में उसको कुछ नहीं मिलने वाला, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। उसका जो CPEC सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट था, वो भी लगभग बंद सा हो गया है, जिसके ज़रिए वो अपनी लॉजिस्टिक्स की जो कॉस्ट है वो बहुत कम करना चाहता था, एक नया रास्ता खोलना चाहता था, अपना सामान खाड़ी के देशों और यूरोप तक पहुंचाना चाहता था। उस पर भी काले बादल मंडरा रहे हैं। वो योजना चल रही है कि बंद हो गई है, ये कोई बता नहीं रहा है। चीन ने और पैसा लगाना बंद कर दिया है, और भारत जिस तरह से अपनी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा रहा है, जिस तरह से अपना बाज़ार खोल रहा है, और भारत के लिए जिस तरह से दुनिया के बाज़ार खुल रहे हैं, वो आर्थिक जगत में एक टेक्टोनिक शिफ्ट है, आप मानिए। ये आने वाले समय में इसका पूरा इम्पैक्ट दिखाई देगा। अभी उस तरह का इम्पैक्ट दिखाई नहीं दे रहा है। इसको आने में, इसको शुरू होने में कम से कम 12-14 महीने लगेंगे। चीन को ये बात समझ में आ रही। चीन हमेशा लॉन्ग टर्म सोचता है, वो तात्कालिक रूप से नहीं सोचता है। चीन को दिखाई दे रहा है कि भारत किस ओर जा रहा है,
और ये जो डील अमेरिका के साथ आखिरकार हुई है ट्रंप के इतने नखरे के बावजूद, उसकी एक ही सबसे बड़ी वजह है कि ट्रंप को, अमेरिका को समझ में आ रहा है कि भारत का महत्व क्या है। अगर चीन को रोकना है, चीन से मुकाबले में बने रहना है, तो अमेरिका को भारत की ज़रूरत है। भारत उसके लिए एकमात्र विकल्प है और दुनिया का ऐसा कोई देश नहीं है जो विकल्प के रूप में अमेरिका के सामने हो, जिसमें इतनी ताकत हो, जहां ऐसी लीडरशिप हो, जहां डेमोक्रेसी भी हो और उसके साथ साथ स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी पर टिके रहने वाला नेतृत्व भी हो। इसलिए अमेरिका समझ रहा है कि भारत का महत्व क्या है। इसीलिए आप देखिए, अमेरिका के अंदर से ट्रंप पर सबसे ज़्यादा दबाव था भारत से संबंध सुधारने, ये 50% टैरिफ को घटाने और भारत से दोस्ती और व्यापार बढ़ाने का। अब ये ट्रेड डील जो है मार्च में साइन हो जाएगी। हालांकि मेरा मानना है कि ट्रंप पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। वो कब पलट जाएं, कब बदल जाएं, इसका कोई भरोसा नहीं है। लेकिन आप अंतर्राष्ट्रीय जगत में या निजी जीवन में भी हमेशा अविश्वास को साथ लेकर आगे नहीं बढ़ सकते। कहीं तो आपको रुककर विश्वास करना पड़ेगा। तो अमेरिका जैसी दुनिया की सबसे बड़ी ताकत, अगर उसका राष्ट्रपति लिखित किसी समझौते पर हस्ताक्षर करता है तो उस पर आपको विश्वास करने के अलावा आपके पास कोई विकल्प नहीं है। तो जब तक वो उससे बदलता नहीं, तब तक आपको उस पर विश्वास करना पड़ेगा। और ये विश्वास इसलिए नहीं है कि कोई कृपा कर रहा है अमेरिका हमारे ऊपर। ये रिलेशनशिप सिम्बियोटिक रिलेशनशिप है, दोनों का फ़ायदा है, ये एक तरफा नहीं है। दोनों के लिए बाज़ार खुल रहा है, दोनों के लिए ट्रेड के अवसर बढ़ रहे हैं, दोनों की अर्थव्यवस्था को फ़ायदा होने वाला है। और ग्लोबल स्टेज पर जिस तरह का नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है, उसमें भारत का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ऐसे में अमेरिका ये अफोर्ड ही नहीं कर सकता कि भारत को इग्नोर करे। उसके खिलाफ जाना तो बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए चीन की चिंता अभी तक केवल अमेरिका को रोकने की और खुद को आगे ले जाने की थी। चीन अमेरिका को रिप्लेस करके दुनिया की नंबर 1 ताकत बनना चाहता है, सैन्य रूप से भी, आर्थिक रूप से भी। चीन के साथ सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट ये है ट्रस्ट डेफिसिट। चीन पर भरोसा नहीं है लोगों को। उसके दोस्त भी भरोसा नहीं करते और जो दोस्त नहीं है उनका तो भरोसा करने का सवाल ही नहीं। भारत को कितनी बार धोखा दे चुका है ये भारत के लोग जानते हैं अच्छी तरह से। कोई ऐसा उसका पड़ोसी देश नहीं है जिससे उसकी सीमा लगती हो, या ऐसे भी देश जिससे सीमा न लगती हो, जिससे उसका टकराव ना हो, जिससे उसका विवाद ना हो। तो वो युद्ध में नहीं विश्वास करता। 2 ही बार युद्ध लड़ा है, एक बार रूस सोवियत संघ जब था और दूसरी बार भारत से 1962 में। लगातार अपने पड़ोसियों को, अपने विरोधियों या प्रतिद्वंदियों को परेशान रखना चाहता है। हमेशा एक दबाव बनाकर रखना चाहता है कि बातचीत की टेबल पर आए तब भी आप पर एक मानसिक दबाव हो, इसलिए आप ज़्यादा कंसीड करने को तैयार हो जाए। ये है रणनीति चीन की। लेकिन उसे लग रहा है कि अब परिस्थिति बदल रही है। जिस तरह का वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है उसमें भारत को जो सम्मान और जो जगह मिल रही है और भारत में जो लीडरशिप है, उसके कारण भारत की जो प्रतिष्ठा बढ़ रही है दुनिया में, और भारत जिस तरह से मजबूत होता जा रहा है आर्थिक रूप से भी और सैन्य रूप से भी। चीन ने देख लिया ऑपरेशन सिंदूर जो पाकिस्तान के खिलाफ हुआ उसके दौरान कि उसका जो मिलिट्री हार्डवेयर है और भारत का जो मिलिट्री हार्डवेयर है, दोनों की गुणवत्ता में कितना बड़ा अंतर है। तो चीन को वास्तविकता नज़र आ रही है, लेकिन वो इतनी आसानी से इसे स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन उसके सामने ये है कि भारत की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाने के अलावा कोई ज़्यादा विकल्प है नहीं उसके पास। रूस से उसकी दोस्ती है, ईरान से उसकी दोस्ती है। रूस अपने ही संकटों में घिरा हुआ है। ईरान पर जो है जिस तरह का खतरा है अमेरिका के कारण और इजराइल के कारण, ऐसी परिस्थिति में ईरान जो है चीन की कोई खास मदद करने की स्थिति में नहीं है। इसलिए रूस सिर्फ इतनी मदद चीन की कर पा रहा है कि वो अपना तेल बेच रहा है चीन को और चीन खरीद रहा है। रूस का तेल सबसे ज़्यादा चीन खरीद रहा है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप भारत से क्यों इतने खफा हुए रूस की तेल खरीद पर, ये वो अलग विषय है, उसके बारे में बात कर चुके हैं, फिर भी भविष्य में बात करेंगे, लेकिन आज नहीं। वो ईगो का मामला ज़्यादा था
ट्रेड का मामला कम था। तो चीन की ये जो सॉफ्टनेस है, चीन का ये जो अचानक भारत प्रेम है, इससे भारत को सावधान रहने की ज़रूरत है। वो जो हेनरी किसिंजर ने अमेरिका के बारे में बात कही थी, चीन के बारे में भी वही कहा जा सकता है। यदि आप अमेरिका के दुश्मन हैं तो ये आपके लिए चिंता की बात है, लेकिन आप अगर अमेरिका के दोस्त हैं, ये आपके लिए बहुत बड़ा खतरा है। यही बात चीन के साथ है। जाहिर है किसी से दुश्मनी से कोई फ़ायदा नहीं होता है, लेकिन चीन की दोस्ती भी बड़ी खतरनाक होती है, क्योंकि वो दोस्ती की आड़ में आपकी पीठ में छुरा मारता है। लेकिन अभी परिस्थिति ऐसी है कि हमें भी चीन की ज़रूरत है। चीन की जितनी ज़रूरत है, अगर उससे ज़्यादा नहीं तो उतनी ही हमें भी ज़रूरत है। हम बिल्कुल ये नहीं चाहेंगे कि हमारी इकॉनमी जिस तरह से दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती हुई इकॉनमी है, ऐसी स्थिति में सीमा पर कोई तनाव हो या युद्ध जैसी कोई स्थिति आए या अशांति की स्थिति आए जिसमें हमारा आर्थिक विकास रुके। इसलिए चीन से एक सीमित आधार पर दोस्ती बनाने में इस समय कोई हर्ज नहीं, बल्कि रणनीतिक रूप से ये अच्छा कदम होगा। लेकिन उसके साथ साथ हमेशा सजग और सन्नद्ध रहना पड़ेगा। चीन कब धोखा देगा मालूम नहीं, उसी तरह से जैसे ट्रंप कब पलट जाएंगे ये किसी को मालूम नहीं। तो ये जो अनप्रेडिक्टेबिलिटी होती है नेताओं या देश के बारे में, अमेरिका के मामले में कम से कम देश के बारे में नहीं है, ये ट्रंप के कारण है। इसीलिए जब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हमारे अजीत डोवाल गए थे अमेरिका और अमेरिकी विदेश मंत्री से बात की थी, तो साफ साफ कह दिया था कि डील को लेकर कि भारत ट्रंप का कार्यकाल खत्म होने का भी इंतज़ार करने के लिए तैयार है। तो ये साफ बता दिया था कि हमारी कोई मजबूरी नहीं है, हम जल्दी में भी नहीं हैं। लेकिन चीन का मामला बिल्कुल अलग है। चीन हमारा पड़ोसी है, उसकी सीमा हमसे लगती है। ये कृपा है कांग्रेस पार्टी की। मुझे नहीं मालूम आप लोगों में से कितने लोगों को पता है कि 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो चीन के साथ हमारी सीमा नहीं लगती थी। चीन हमारा पड़ोसी नहीं था, तिब्बत हमारा पड़ोसी था। चीन से हमारी सीमा लगती है सिर्फ इसलिए कि कांग्रेस ने तिब्बत को छोड़ दिया, अपने भरोसे उनको छोड़ दिया। अगर सरदार पटेल की पॉलिसी पर, उनकी बात पर और उनकी जो दूरदृष्टि थी उस पर थोड़ा भी विचार किया होता नेहरू ने, तो आज हमारा पड़ोसी चीन नहीं होता और हमारा इतना बड़ा भूभाग चीन के कब्जे में नहीं जाता। लेकिन अब जो परिस्थिति है उसको उस रूप में आपको स्वीकार करना पड़ेगा। ये भौगोलिक स्थिति जल्दी तो बदलने वाली नहीं है, कभी बदलेगी नहीं बदलेगी किसी को मालूम नहीं है। लेकिन चीन ने जो किया है अतीत में वो भविष्य में नहीं करेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए कह रहा हूँ कि चीन से हमेशा सावधान रहने की ज़रूरत है। चीन की मीठी बातों में जो कड़वाहट अंदर छिपी हुई है, जो शुगर कोटिंग करके वो बोलता है, उससे सावधान रहने की ज़रूरत है। उसको सिर्फ अपने से मतलब है। अपने से मतलब तो हर देश को है और होना भी चाहिए, लेकिन चीन अपने प्रतिद्वंदियों को नुकसान करने की भी फिराक में हमेशा रहता है। किस तरह परेशान किया जाए, किस तरह से पीछे किया जाए। इसलिए भारत को चीन से बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। दोस्ती का हाथ बढ़ाते समय भी ध्यान रखना होगा कि अपने हाथ की सुरक्षा अपने ही हाथ में है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।